दोस्तों, अपनी रोज की आर्थ्रोस्कोपी की प्रैक्टिस में एक सवाल मेरे पास बहुत कॉमनली आता है। बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने अपना एसीएल की सर्जरी कराई थी कुछ महीनों पहले या एक साल पहले, और जैसी लचक के सिम्टम्स या तेज दौड़ने में इंस्टेबिलिटी के फीचर्स मुझे ऑपरेशन से पहले आते थे, वो कुछ टाइम के लिए ठीक हुए थे, अब वापस से आने शुरू हो गए। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्राफ्ट हमने एसीएल को बनाने के लिए लगाया है, अगर वो खिंच जाए, लंबा हो जाए या रिटियर हो जाए तो इंस्टेबिलिटी के फीचर्स फिर से आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है और कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं किसी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की बात करूं तो उसमें हम ग्राफ्ट जो है वो आप ही की बॉडी से लेकर एक मसल, जिसको हैमस्ट्रिंग मसल या क्वाड्रिसेप्स मसल का टेंडन या पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन कि कोई भी एक ग्राफ्ट लेकर उससे ही लिगामेंट बनाया जाता है। दरअसल अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो हम एक टेंडन ले रहे हैं। टेंडन वो टिश्यू होता है जो किसी मसल को बोन से जोड़ता है और उसको हम लिगामेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिगामेंट यानी वो टिश्यू जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। अगर हम बारीकी से देखें तो इन दोनों का नेचर और स्ट्रक्चर अलग होता है और ऑपरेशन के बाद टेंडन को कुछ महीने लगते हैं लिगामेंट में कन्वर्ट होने के लिए, जिसको हम इस प्रोसेस को लिगामेंटाइजेशन ऑफ द ग्राफ्ट बोलते हैं। दोस्तों, कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होने की वजह से अगर किसी भी लेवल ऑफ स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये ग्राफ्ट लूज हो सकता है या रिटियर हो सकता है। इसके कॉमन फैक्टर्स हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं: पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स या पोस्ट सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स। सो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में जो सबसे कॉमन फैक्टर है जिससे हमें ये प्रोग्नोसिस पता चलता है या जिसे हम देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन में ये सर्जरी होने से ग्राफ्ट लंबा होने के चांसेस हैं, तो वो है हाइपरलैक्सिटी। दोस्तों, हाइपरलैक्सिटी दरअसल एक कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी के ज्यादातर लिगामेंट्स और टेंडन्स और बाकी सॉफ्ट टिश्यूज नॉर्मल से ज्यादा लचीले होते हैं। दरअसल इस प्रॉब्लम को असेस करने का एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम बीटन क्राइटेरिया बोलते हैं, और आज की डेट में एसीएल सर्जरी करने से पहले ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आपके डॉक्टर आपको असेस करेंगे कि आप हाइपरलैक्स तो नहीं हो। एक कॉमन चीज जो आप अपने आप खुद भी घर पे चेक कर सकते हो कि आप हाइपरलैक्स तो नहीं हो, वो है अगर आप अंगूठा अपने फोरआर्म को टच करने की कोशिश करें तो वो अगर आप टच कर पा रहे हैं दोनों हाथों के अंगूठे, या अगर आप अपनी एल्बो को एक्सटेंड करें और आपकी एल्बो नॉर्मल से नीचे जा रही है, या आपके घुटने पीछे की तरफ ज्यादा जाते हैं, या आप आराम से फ्लोर को टच कर सकते हैं, और अगर आपकी छोटी उंगली हाथ की अगर आप अपने फोरआर्म की तरफ टच कर सकते हैं, तो दरअसल इनमें से अगर कोई भी 4 क्राइटेरिया पॉजिटिव हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप हाइपरलैक्स हैं, और आपके केस में ग्राफ्ट लेंथनिंग होने के या ढीला होने के या रिटियर होने के चांसेस एक ऐसे आदमी से जो हाइपरलैक्स नहीं है उसके रिलेशन में ज्यादा है। दूसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होता है पुअर मसल स्ट्रेंथ। दोस्तों, मेडिकल स्टडीज बिल्कुल साफ साफ बताती हैं कि जिन लोगों के घुटने के अराउंड की मसल्स वीक होती हैं उनमें ग्राफ्ट के ऊपर नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेस आता है और उसके खिंचने, लंबे होने या रिटियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा होता है स्मोकिंग। दोस्तों, अगर आप स्मोकर हैं या कोई पेशेंट ड्रग एब्यूज करता है और स्मोक करता है तो ग्राफ्ट रिटियर के और खिंचने के चांसेस नॉर्मल से ज्यादा हैं। ये तो हुए पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। अब जो सर्जरी रिलेटेड फैक्टर जिससे कि ग्राफ्ट खिंच के लंबा हो सकता है वो है पुअर टनल प्लेसमेंट। दोस्तों, अगर मैं टनल प्लेसमेंट की बात करूं तो जब हम किसी भी ग्राफ्ट से एसीएल बनाते हैं तो हमें दरअसल जांघ वाली हड्डी यानी फीमर और टिबिया, नीचे टांग वाली हड्डी, इन दोनों में बोन में एक सुरंग या टनल बनानी होती है जिसके अंदर हम उस ग्राफ्ट को पिरोते हैं। इन टनल्स की पोजीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आइसोमेट्रिक पॉइंट यानी वो पॉइंट जहां पे लिगामेंट पूरा घुटना मुड़ने से लेके पूरा सीधे होने तक एक ही पर्टिकुलर स्ट्रेच के अंडर बिहेव करे। अगर वो आइसोमेट्रिक पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर ना की जाए, यानी टनल बहुत आगे बन जाए या बहुत पीछे बन जाए, तो ग्राफ्ट पे घुटना मोड़ने के समय एबनॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं जिससे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक टाइट ग्राफ्ट भी ढीला पड़ सकता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्राफ्ट टियर भी हो सकता है। दूसरा सर्जरी रिलेटेड फैक्टर है पुअर टेंशनिंग। दोस्तों, जब हम एक ग्राफ्ट लगाकर एसीएल को बनाते हैं तो उस ग्राफ्ट को पहले फीमर में फिक्स किया जाता है और फिर टिबिया वाले इंटरफेस को हम पुल करके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेंशन देके उस टेंशन में इस ग्राफ्ट को फिक्स करते हैं जिससे कि एसीएल नॉर्मली फंक्शन करे। दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि जितने भी लिगामेंट्स हैं या टेंडन्स हैं या ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज हैं वो दरअसल इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक माने उनकी खींचने की एक टेंडेंसी होती है, लेकिन वो खींचकर वापस अपनी लेंथ पर आ जाते हैं जब जॉइंट की मूवमेंट रुक जाती है।
तो जब इलास्टिक टिश्यू एक लेवल से ज्यादा खिंच जाए तो वो प्लास्टिक हो जाता है, यानी कि उसकी वापस आने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है और वो परमानेंटली खिंचा रह जाता है। ये ऐसा ही है दोस्तों कि मान लीजिए आपने एक रबर बैंड लेकर उसको धीरे धीरे खींचा तो वो खिंचता है और वापस आ जाता है, लेकिन अगर आपने उसको बहुत लंबे टाइम तक खींच कर छोड़ दिया या एब्नॉर्मली ज्यादा फोर्स लगा के खींचा तो वो वापस अपनी लेंथ पर नहीं आ सकता। ऐसा ही कुछ हमारे ग्राफ्ट के साथ भी होता है, क्योंकि ये ह्यूमन टिश्यू है, ये इलास्टिक है। अगर इसके ऊपर एब्नॉर्मल स्ट्रेसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम लगाई जाए तो इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और ये ढीला हो जाता है। इसके अलावा तीसरा सर्जरी रिलेटेड फैक्टर है पुअर फिक्सेशन। दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया कि हमें ग्राफ्ट को फीमर और टिबिया में फिक्स करना होता है। जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उसमें शुरू में ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्क्रू लगाए जाते थे, फिर कुछ दिन बाद जब उसकी मॉडिफिकेशन आई तो ऊपर एंडो बटन और नीचे स्क्रू आया, और अब दोनों तरफ एंडो बटन जैसे ऑल इनसाइड टेक्निक में किया जाता है, ये किया जाता है। ऐसा दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्राफ्ट को जब कन्वेंशनल मेथड से स्क्रू से फिक्स करते हैं उस स्क्रू को बोलते हैं रिवर्स कटिंग इंटरफेरेंस स्क्रू, RCI। तो RCI स्क्रू दरअसल ग्राफ्ट को हड्डी से चिपकाता है फ्रिक्शन से। हमने ग्राफ्ट को टनल में पिरोया और उस ग्राफ्ट के साथ साथ हमने एक स्क्रू टाइट कर दिया और उस स्क्रू ने ग्राफ्ट को हड्डी से चिपका के रखा फ्रिक्शन से। लेकिन ऐसा पाया गया है कि रेयर इंस्टेंसेस में ग्राफ्ट स्लिप भी हो सकता है अगर ये इंटरफेरेंस फिक्सेशन अच्छी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की डेट में सस्पेंसरी फिक्सेशन, जिसमें कि ग्राफ्ट के थ्रू एक धागा डालकर ऊपर और नीचे बटन पे टांगा जाता है ताकि वो फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे अपनी फिक्सेशन के लिए और ग्राफ्ट फिसल के ढीला ना हो। दोस्तों ये तो हो गए सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स। इसके अलावा एक और सर्जरी रिलेटेड फैक्टर है जो कि एक्चुअली एक कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम है सर्जरी की, वो है अगर किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो जाए घुटने में ऑपरेशन के बाद तो भी ये ग्राफ्ट टियर हो जाते हैं या ढीले हो जाते हैं। तीसरा ग्रुप ऑफ फैक्टर्स जो है वो है ऑपरेशन के बाद की रिहेबिलिटेशन यानी पोस्ट सर्जिकल फैक्टर्स। दोस्तों आमतौर पे जब ACL सर्जरी होती है तो ACL सर्जरी का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर घुटने को कैसे बेंड करना है, कितने वीक्स पर कौन सी एक्टिविटी करनी है, वो एक प्रॉपर रिहैब प्रोटोकॉल होता है। रिहैब प्रोटोकॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिहेबिलिटेशन में ना सिर्फ लिगामेंट को, जो नया बनाया हुआ लिगामेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, बल्कि आसपास की मसल्स को भी ट्रेन करना है कि वो कैसे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फायर करें जब लिगामेंट के ऊपर नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेस है। सो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द सर्जरी एंड टू प्रिवेंट द स्ट्रेचिंग एंड रीटियर ऑफ द ग्राफ्ट। अब अगर इस रिहेबिलिटेशन को प्रॉपर्ली ना किया जाए या खराब सुपरविजन में किया जाए तो हमारा ग्राफ्ट डैमेज हो सकता है। जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव थेरेपी या जरूरत से ज्यादा तेजी से घुटना मोड़ने की कोशिश, री इंजरी एट द टाइम ऑफ रिकवरी, मान लीजिए अभी घुटना रिकवर ही कर रहा है, लिगामेंट जो है टेंडन जो ग्राफ्ट था वो लिगामेंटाइज अभी प्रॉपर नहीं हुआ है और उस दौरान कोई फ्रेश इंजरी अगर घुटने पे हो जाए, सडन ट्विस्टिंग हो जाए या सडन एग्रेसिव फिजियोथेरेपी हो जाए तो ये ग्राफ्ट रीटियर हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल अगर मैं एक ग्राफ्ट की प्रोग्रेस के बारे में बात करूं तो जब हम ग्राफ्ट आपकी बॉडी से लेते हैं, हमने एक टेंडन लिया, उसको जब वो हमारे हाथ में है तो उसकी कोई खून की सप्लाई नहीं है। जब हम उसको वापस बोन में री इम्प्लांट करते हैं, जब वो टेंडन लिगामेंट में कन्वर्ट होना है तो उस प्रोसेस में वैस्कुलराइजेशन होती है, यानी कि उस टेंडन ग्राफ्ट के अंदर ब्लड वेसल्स बनेंगी। ब्लड वेसल्स जब उसको ब्लड सप्लाई देना शुरू करेंगी तो वो टेंडन के अंदर कोलेजन यानी उसके प्रोटीन का कुछ चेंज होगा और वो फाइनली लिगामेंट बनेगा। इस प्रोसेस में ऐसा फेज आता है जब असल में टेंडन अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से पहले कम स्ट्रेंथ पे होता है और जब उसके अंदर वैस्कुलैरिटी प्रॉपर बन जाती है और वो रीस्ट्रक्चर हो जाता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ वापस गेन करता है। तो वो जो 1.5, 2, 3 महीने वाला फेज है जब एक्चुअली वो ग्राफ्ट वीक है, उस टाइम पे अगर ग्राफ्ट के ऊपर एब्नॉर्मल स्ट्रेस आए तो वो आसानी से टूट सकता है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग लगातार अपनी टेक्निक को मॉडिफाई करते जा रहे हैं और अब जो टेक्निक इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आई है वो है इंटरनल ब्रेसिंग। दोस्तों ऑल इनसाइड विद इंटरनल ब्रेसिंग में दरअसल ऊपर और नीचे एंडो बटन से फिक्सेशन होती है और ग्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक धागा जिसको हम इंटरनल ब्रेस कहते हैं, इस ब्रेस को भी अलग तरीके से उसके साथ साथ फिक्स
किया जाता है। इंटरनल ब्रेस का अगर मैं नेचर आपको एक वर्ड में बताना चाहूं तो उसको बोलते हैं चेक रेन। चेक रेन यानी कि जब लिगामेंट के ऊपर नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेस आएगा और लिगामेंट एक सर्टेन लेवल तक खींचेगा, उसके बियॉन्ड वो ना खींचे, तब ये धागा काम करने लगता है। दरअसल इस धागे को नेटिव ग्राफ्ट से हल्का सा लूज टाई किया जाता है ताकि वो ग्राफ्ट हल्का सा स्ट्रेच हो और एक लेवल के बाद जब उसकी स्ट्रेचिंग होने के लिए एबनॉर्मल फोर्स लगे तो ये धागा उसको और स्ट्रेच ना होने दे। दोस्तों, हल्का लेवल ऑफ स्ट्रेचिंग ग्राफ्ट की मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इस धागे को भी इस ग्राफ्ट के बराबर टेंशन में टाइट कर देंगे तो ग्राफ्ट के ऊपर कोई लोड आएगा ही नहीं, सारा लोड ये धागा लेता रहेगा, ग्राफ्ट धीरे धीरे वीक हो जाएगा और धागा धीरे धीरे कुछ टाइम बाद टूट जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये जाना कि ऑल इनसाइड विद इंटरनल ब्रेस एक टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी है, लेकिन ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है और एक अच्छा सर्जन इस टेक्निक पे बखूबी ACL में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। इस पर्टिकुलर टेक्निक के अलावा प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी, नॉन एग्रेसिव फिजियोथेरेपी, यानी आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर आपको जैसे जैसे एडवाइस कर रहे हैं आपको उनको फॉलो करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे पास ये प्रॉब्लम लेके आते हो कि डॉक्टर साहब मेरा ACL सर्जरी हुआ था और अब ढीला हो चुका है, तो हम आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। कुछ एक्सरेज और MRIs के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि दरअसल अंडरलाइन कॉज क्या है ढीला होने का। अगर ऐसा कॉज है, मान लीजिए सर्जिकल टेक्निक की प्रॉब्लम है या रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम है या आप हाइपरलैक्स हैं, तो जो नेटिव ACL ग्राफ्ट है, यानी जो ACL ग्राफ्ट ऑलरेडी पुट इन कर चुके, उसको सेव करने की कोशिश की जाती है अगर हम उसको सेव कर सकते हैं तो। अगर हम नहीं सेव कर सकते तो रीसर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखते हुए कि जो प्रीवियस सर्जरी में जो प्रॉब्लम हुई है या जिस भी वजह से ग्राफ्ट फेलियर हुआ है वो कंडीशन दोबारा रिपीट ना हो। क्या रीसर्जरी की जरूरत पड़ेगी या कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग या सपोर्ट से काम चल जाएगा, या हम सेकेंडरीली ओरिजिनल ग्राफ्ट को रिटेन कर उसके साथ इंटरनल ब्रेस को ऑगमेंट कर सकते हैं, इस चीज का डिसीजन आपको क्लिनिकली देखकर आपका MRI और एक्सरेज कर ही किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के रास्ते आपको आपकी इस प्रॉब्लम के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिली होगी और कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ACL इंजरी से पीड़ित है और वो सर्जरी के बारे में सोच रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है या आपके पास साधन नहीं है ये पता करने का कि कौन सी सर्जरी आपके लिए बेस्ट होगी, तो आप अपनी MRI रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस और अपने फोटोग्राफ्स हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑनेस्ट और जेन्युइन ओपिनियन। Bonoscare. Let's move.